students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. तो बच्चों आज 11th क्लास की फिजिक्स से में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन यूनिट हमने स्टार्ट किया था और उसमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस पे कंप्लीट किया था। तो सभी बच्चों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस हम किससे कहते हैं जी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस, लिमिटिंग फ्रिक्शंस का फर्स्ट लॉ आपने देखा था ना कि यदि कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर जैसे ये प्लेस्ड किया गया है, ये मान लीजिए सरफेस है और ये क्या है, बॉडी है। अब जो बॉडी के ऊपर अपवर्ड जो फोर्स लगी ये रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शंस। और अब जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस है, यदि बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शंस में तो इनके अपोजिट डायरेक्शंस में फ्रिक्शन फोर्स F लगेगी, है ना। तो इट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शंस। नॉर्मल रिएक्शंस डिपेंड करता वेट ऑफ बॉडी। तो हैवियर बॉडी आर पोजेस द ग्रेटर फ्रिक्शंस and lighter body are possess the less frictions. Understand? Okay. तो फर्स्ट लॉ में यही तो बताया गया था बच्चों कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शंस। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट लेते हैं, ये है म्यू आर। और म्यू इक्वल टू क्या है, वेयर म्यू इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और म्यू इक्वल टू F अपॉन में R। इज दैट क्लियर? चलिए तो अब देखो बच्चों, जो ये म्यू इक्वल टू F अपॉन R है ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। अब इनकी डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस to the normal reactions is equal to coefficient of frictions. क्लियर है? अब जो coefficient of frictions है बच्चों ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब सरफेस किस टाइप का है, इनका नेचर क्या है। अब जिस सरफेस पे बॉडी प्लेस्ड किया गया, क्या वो सरफेस रफ है या स्मूथ है, पॉलिश्ड है या नॉन पॉलिश्ड है, नॉन पॉलिश्ड है, ड्राई है या वेट है। तो इनके अकॉर्डिंग जैसे रफ में ज्यादा फ्रिक्शंस हो जाती है, स्मूथ में कम फ्रिक्शंस होगी, पॉलिश्ड में कम फ्रिक्शंस होगी, नॉन पॉलिश्ड में ज्यादा हो जाएगी, ड्राई में कम होगी, वेट में ज्यादा हो जाएगी। तो ये फ्रिक्शंस ये। दूसरी बात है बच्चों, जो बॉडी प्लेस्ड किया गया है ये जो मटेरियल है इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट, इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के ये है फैक्टर अफेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को एक लाइन में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं,
जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो, इन दोनों की जो रेशियो होगी उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इनके दो फैक्टर होंगे, एक नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है, और दूसरी जो बॉडी प्लेस्ड किया गया वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल का नेचर क्या है, यही है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब जो है बॉडी जो मूव कर रही है, जैसे ही सरफेस के ऊपर बॉडी मूव करती है तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है। और अब ये जो डिपेंड करेगी बॉडी की मोशंस एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। तो देखिए वो कौन सा एंगल है जिसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड किया गया, ये बॉडी प्लेस्ड कर दिया। अब जो है बॉडी के अपवर्ड जो ये फोर्स लगेगी बच्चों, इसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शंस आर। अब बॉडी मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव करेगी, डायरेक्शंस ऑफ मोशंस के लिए पी, और इस डायरेक्शंस में जो फोर्स लगेगी वो है फ्रिक्शन फोर्स एफ। और इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट, ये ओ है, ये मान लीजिए ए है, और ये बी है, इनको सी मान लीजिए। तो अब जो है, और ये नीचे जो देखिएगा तो ये बॉडी की वेट mg है, क्लियर है। जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या है, OC। किनका रिजल्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शंस और नॉर्मल रिएक्शंस, ये रिजल्टेंट। और जो रिएक्शंस के बीच का जो स्मॉल एंगल होगा उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शंस, क्लियर है। हम यूं कह सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के लिए द स्मॉल एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंड नॉर्मल रिएक्शंस एंड रिएक्शंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। इनको ऐसे लिख सकते हैं, द स्मॉल एंगल between resultant of ब्रैकेट में लिख देता हूं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शंस, इन दोनों का रिजल्टेंट है OC। तो द स्मॉल एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, क्लियर। तो ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो देखिए जो ये OA है ये तो है F, OB जो है ये R, और ये OC है रिजल्टेंट। तो एट फर्स्ट इन ट्रायंगल OBC tan थीटा इक्वल टू, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर BC अपॉन में OB। तब बच्चों OA इक्वल टू है F और OB इक्वल टू है R। अब देखो जो AC पैरेलल है OB का, सो OA इक्वल टू BC इक्वल टू F, क्लियर है।
तो बी सी इक्वल टू हो गया बच्चों tan थीटा इक्वल टू बी सी की जगह हम लिख देते हैं एफ, और जो ओ बी है ये है आर, एफ अपॉन आर, और एफ अपॉन आर क्या होता है, म्यू होता है। तो फाइनली म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो ये रिलेशंस है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है, बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों। क्या किया था हमने, बॉडी को प्लेस्ड किया, अपवर्ड रिएक्शंस, डायरेक्शंस ऑफ मोशंस के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स, और इन दोनों के बीच का रिजल्ट है ये जो स्मॉल एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर हमने ट्रायंगल सिलेक्ट किया ओ बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, और फिर निकल गया म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इसी को हम रिपोज और स्लाइडिंग बोलते हैं। इट मीन्स, देखिए सबसे पहली बात, जो ये लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है। यदि आप क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई बॉडी प्लेस्ड करते हैं, क्या ये बॉडी मूव करेगी क्या अपने आप? नहीं ना, रेस्ट में आ जाएगी। और इनके साथ दूसरी एक और सरफेस हमने यूं रखा, ये सी, एसी सरफेस। ये जो लाइन है ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, और इनके बीच का जो ये एंगल है ये है अल्फा, और इसी का नाम है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो इट मीन्स, जैसे यदि आप इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये बॉडी प्लेस करते ये क्या करेगी, बॉडी जस्ट स्लाइड, ये स्लाइड करेगी। तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द स्मॉल एंगल बिटवीन इंक्लिनेशन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन बॉडी आर प्लेस्ड, तो जस्ट स्लाइड ओवर द सरफेस। जब बॉडी को रखा जाए तभी ये स्लाइड करना शुरू कर दे। तो ये जो एंगल होगा इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अब देखिए इस सरफेस के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर लग रही है ये है नॉर्मल रिएक्शंस आर। अब इस बॉडी की वेट इस साइड में जो लगेगी ये हो जाएगी mg, क्लियर। और इनको अपोजिट यूं एक्सिस को बनाए। अब बॉडी नीचे जा रही है तो इनके अगेंस्ट जो फोर्स लगेगी फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा। अब देखिए mg का कंपोनेंट लेना है तो ये है mg cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी mg sin अल्फा, क्लियर है। तो बच्चों हमने क्या किया, एक तो mg का जो दो कंपोनेंट लिया था, एक cos एक sin, जिसके साथ थीटा होता है उसमें cos, पहले मैंने बताया था प्रीवियस यूनिट में, और फिर दूसरे में sin। तो देखिए एट फर्स्ट लेट अस नॉर्मल, पहले तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगा ना बच्चों, फिर इनका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन के लिए क्या लिखना आपको, द स्मॉल एंगल, बता भी दिया था मैंने, एंगल बिटवीन इंक्लिनेशन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन when body placed just slide over the surface is called angle of repose या angle of sliding. It is represented by alpha, ये अल्फा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। अब देखिए इनका फॉर्मूला देखते हैं। तो एट फर्स्ट लेट अस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आर, क्लियर है।
फिर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आर, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू एम जी। एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एम जी कॉस अल्फा और दूसरा होगा एम जी साइन अल्फा। क्लियर है? तो देखो बच्चों, अब आर अपवर्ड और एम जी कॉस अल्फा डाउनवर्ड, इट मीन्स आर इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। इनको इक्वेशन बनवा लीजिए। फिर अब जो है, मान लीजिए बॉडी कुछ सेकंड के लिए ये क्या है, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, ओ पॉइंट पे है। उस कंडीशन में एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा। तो एफ इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो एफ अपॉन में आर इक्वल टू एम जी साइन अल्फा अपॉन में एम जी कॉस अल्फा। एम जी से एम जी कैंसल आउट, और एफ अपॉन आर क्या होता है बच्चों, म्यू इक्वल टू साइन बाय कॉस टेंजेंट, तो टेंजेंट अल्फा। अब देखो म्यू इक्वल टू टेन अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। और पिछले में आपने क्या देखा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। एंगल ऑफ फ्रिक्शंस था म्यू इक्वल टू टेन थीटा, उसमें आया हुआ था म्यू इक्वल टू टेन थीटा। सो दिस इक्वल टू दिस, अल्फा इक्वल टू थीटा। तो इट मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो बच्चों इस तरह से एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशन आपने देख लिया और फिर उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिराइव किया, म्यू इक्वल टू टेन अल्फा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन लिया गया है जिसपे बॉडी प्लेस्ड करते हुए डाउनवर्ड मूव कर दिया है, डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिए जैसे ये एक सरफेस है, ये है ए बी, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इनके ऊपर ये दूसरी सरफेस हमने ए सी, जिनके बीच के एंगल मान लेते हैं थीटा। इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। अब इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड किया गया। देखिए जैसे ही बॉडी को हम प्लेस करते हैं तो क्या इसके अपवर्ड जो फोर्स लगेगी, नॉर्मल रिएक्शंस आर, और जो बॉडी के डाउनवर्ड जो ये वेट एम जी, और आर को आप अपोजिट बढ़ाते हैं, ये भी एंगल हो गया थीटा। अब बॉडी नीचे मूव कर दी है, फोर्स एफ, इनके अपोजिट डायरेक्शंस में फ्रिक्शन फोर्स एफ, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शंस में एम जी साइन थीटा। अब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर दी है, इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना। क्लियर बच्चों? चलिए हमने क्या किया, कंसीडर a inclined plane AC which is subtended by theta angle with AB horizontal plane. Let us a body which is placed over the inclined plane. Then body move downward. And angle of inclinations, applied the force on body in vertical upward, which is normal reactions. Weight of body is mg. Mg possesses the two component such as mg cos theta and mg sin theta. Clear? अब देखो बच्चों, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos theta। r अपवर्ड है और mg cos theta डाउनवर्ड है।
अब आर क्या है, आर इक्वल टू है नॉर्मल रिएक्शंस, और थीटा इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। या एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कह सकते हैं, दोनों इक्वल ही था। और एम जी के दो कंपोनेंट, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। एम जी क्या है, वेट। क्लियर। चलो अब देखो बच्चों, ये बॉडी है, इस बॉडी को तुम इधर खींच रहे हो 10 न्यूटन फोर्स से, और दूसरे बच्चे इनको खींच रहे हैं 20 न्यूटन से। फिर तीसरा और खींच रहा है 40 न्यूटन से। तब बॉडी किस साइड जाएगी, 40-20 की तरफ या 10 की तरफ? तो ओबियसली 40-20 की तरफ। टोटल फोर्स कितना हो गया, 60 एक डायरेक्शन में, और ये अपोजिट है तो -10 इक्वल टू 50 न्यूटन फोर्स। सेम केस है, ये बॉडी जो है अपोजिट फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स F, और इनके अपोजिट लग रही है mg साइन थीटा। अब mg साइन थीटा और F में mg साइन थीटा बड़ा है, तभी तो ये नीचे जा रही है। तो नीचे जिस फोर्स से जा रही है वो F, तो इट मीन्स दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो F इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, F इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस F। क्लियर है। अगेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू F अपॉन में R, सो F इक्वल टू म्यू R। क्लियर। अब ये वैल्यू यहां पुटअप करो, F इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस F की जगह म्यू R, और R की वैल्यू है mg cos थीटा इक्वेशन 1 में। तो F इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस mg cos थीटा। अब फोर्स जो बॉडी की डाउनवर्ड लग रही है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए, एम जी दोनों में है, कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एम से एम कैंसल आउट, और ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये निकल गया एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों ये डेरिवेशनल पोर्शंस है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को आपको अच्छी तरह से एनालाइज करना है। जैसे आज की क्लास में आपने क्या देखा, लगातार 4-5 डेरिवेशंस करवाए गए, और सारे डेरिवेशनल पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से समझना है। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, एनालाइज कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि यदि एक्स्ट्रा वर्क हो जाए तो फिर बच्चों की कंप्लेन आती है, सर ज्यादा वर्क होने की वजह से पूरी वीडियो को हमने एनालाइज नहीं किया, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम आती। तो चलिए आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, सही सही समझ में आए, लेकिन कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट करके पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। केवल हम कहते नहीं, करते भी हैं, क्योंकि यदि आपने नहीं पूछा तो ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखो, समझो और आगे बढ़ते रहो। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।